अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल अब मेरे होके रहो आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। यार कुछ मंगवाओ, अब बहुत भूख लग रही है। बाकी बातें बाद में। वो तीनों यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठी थी। हाँ यार सर, एहसान ने तो आज जान ही ले ली। हानिया बोली ऐसी वैसी। इनाया मुंह बनाकर बोली अब कल प्रेजेंटेशन ही नहीं दी तो कत्ल कर देना है इन्होंने। उफ बस भी करो, रोना और कुछ मंगवाओ, फिर पीरियड का टाइम हो जाएगा। परीक्षा ने घड़ी देखते हुए कहा। अन्या ने बच्चे को इशारा किया और फिर अनाया ऑर्डर देने लगी। लंच करने के बाद वो क्लास लेने चली गई। इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के ज़माने से वो तीनों साथ थीं। तीनों मेडिकल के लास्ट ईयर में थीं। यूनी की छुट्टी होने वाली थी कि बारिश शुरू हो गई और वो लाइब्रेरी से निकली। ओ गॉड, अब क्या करूं, बारिश शुरू हो गई है और ये इनाया और हानिया भी नजर नहीं आ रही। वो परेशान बरामदे के नीचे खड़ी थी कि उसे किसी ने आवाज़ दी। सुनिए, आवाज़ देने वाला उसका क्लास फेलो फवाद था। जी वो मुझे आपसे सर एहसान के सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए थे, देंगी प्लीज़? मैं आपको कॉपी करवा कर दे दूंगा। वो शास्त्री से बोला। परिचय मुस्कुराई। उसने बैग से नोट्स निकाल कर उसे दिए। ये लो। थैंक यू परिचय, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। थैंक यू, वो बोला तो परिचय बहुत खुश हुई। उसे डिसेंट और सुलझा हुआ फहद बहुत पसंद था। इट्स ओके फहद, अगर कहो तो अपनी बाइक पे मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। फहद ने ऑफर दी। नहीं नहीं, गाड़ी आती होगी मेरी, परिचय ने कहा तो फहद मुस्कुराया। ओके एज यू विश, और चला गया। बारिश अब थम चुकी थी। वो यूनी गेट की तरफ चल दी। फवाद को पता था कि परिचय उसे पसंद करती है। परिचय अच्छे खासे अमीर घर की लड़की थी, लेकिन फवाद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। फवाद अगर परिचय से शादी कर लेता तो उसकी लाइफ बन जाती, वरना उसे परिचय से कोई दिली लगाव ना था। फवाद ने अपने दोस्त उजैर से ये बात शेयर की थी। यार अगर मैं उसे शादी कर लूँ तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। उसके माँ बाप भी नहीं हैं और सारी जायदाद उसके नाम पे है, और वो रहती भी अपनी फूफो के पास है। वो भी कम नहीं, बड़ी तगड़ी आसामी है। क्या तू श्योर है कि वो तुझे? हाँ यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वैसे भी लॉकनेस से पता चल ही जाता है। फवाद ने पुरयकीन अंदाज में कहा। फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? यार मेरी वाली तो नाराज बैठी है, उसे लग रहा है कि मैं मनाने जाऊंगा उसे। पागल, उसे लगता है कि मैं सीरियस हूँ उसके लिए। फवाद भी हंसा। बहुत कमीना है तू। तो अब बता क्या करेगा? क्या करूंगा, दूसरी देखूंगा, उसने आंख दबाकर कहा। तो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। दूर से फवाद को परिचय आते दिखाई दी थी। तू जा, परिचय आ रही है, मैं आता हूँ, और परिचय की तरफ चल दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई। ओह सॉरी यार, मैं तुम्हारे नोट्स लाना भूल गया। इट्स ओके फवाद, कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं अब? अम्मी ठीक है अब, थैंक यू, तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो, फवाद ने मसली उदासी से कहा, और वो उससे कई बार अपने घर के झूठे मसले बताकर उससे पैसे बटोर चुका था। ये तो अच्छी बात है, और आइंदा थैंक्स ना कहना, हम दोस्त हैं फवाद। वो तो है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा, बस ये 2 माह गुजर जाएं, फिर तो हम दोनों की हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये तो है, बट पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। वो चलते चलते कैफेटेरिया की तरफ आ गए। एक बात कहूँ? फवाद बोला। हाँ कहो। परिचय, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो हंसी। थैंक यू। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो? परिचय एकदम चौंकी। वो उसके हाथ थाम कर बोला। विल यू मैरी मी? परिचय ने उसकी तरफ देखा। दिल जोर से धड़का था। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? और फिर परी ने एक सेकंड ना लगाया हाँ करने में। वो आज बेहद खुश थी। उसने जिसे चाहा था वो भी उसे ही जो चाहता था। फिर एक दिन फवाद ने अपना रिश्ता भिजवाया उसके घर। परिचय की फूफो को वो लोग बहुत लालची लगे। उनका इरादा इनकार का था, पर अपनी इकलौती भतीजी की जिद के आगे इन्हें हार मानना पड़ी, और यूं फवाद और परिचय की मंगनी कर दी। चंद माह बाद जब उनकी हाउस जॉब भी खत्म हो गई तो परिचय की जॉब एक गांव में लगी। फूफो ने मना किया। वो उसकी इस बेपना खूबसूरती से डरती थी, बट उसका एम था गांव में जाकर वहां के लोगों की मदद करना, और इस मकसद के लिए उसने गांव जाने का फैसला किया। मलिक वजाहत को नई डॉक्टर के बारे में मालूम हुआ तो वो खुश हुए और अपने नौकरों के हाथ उसे खाने की दावत दी। परिचय को वहाँ काफ़ी सहूलियात दी गई। छोटा मगर साफ सुथरा एक कमरे का घर था, और एक मुलाजमा उसके साथ 24 घंटे के लिए रखी गई। परिचय ने इन सहूलियात के बारे में मुलाजमा से पूछा तो वो बोली, हमारे गाँव में जो डॉक्टर वगैरह आता है बीबी, तो मलिक साहब उसे ऐसे ही सहूलियात देते हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम दिया जाता है। अच्छा अच्छा, और आज मलिक साहब ने आपको दावत पर हवेली बुलाया है। मैं नहीं चाह रही आप इन्हें मना कर दें। ये क्या बीबी जी, ये गलती भी ना करना, किसी में हिम्मत नहीं उनकी बात को टालने की, और ये तो उन्होंने खुद आपको बुलावा भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, वो सोचकर बोली। मलिक वजाहत के 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम वकार, दूसरे का नाम जवार, और तीसरे का नाम अमार था। ये लोग जद्दी पुश्ती रईस थे। मलिक वकार की बीवी जा नाम महर था, और उनके 2 बच्चे थे। मलिक वजाहत अपने तीनों बेटों में जवार को ज़्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि वो अपने 2 भाइयों के बरअक्स ज़्यादा ज़हीन था। गुरूर और तकब्बुर उसमें कूट कूट के भरा था।
जब गांव के लोग उसके आगे झुकते तो मलिक वजाहत का सीना शान से चौड़ा हो जाता और वो अच्छा खासा एजुकेटेड और हैंडसम बंदा था। 6 फुट से ज्यादा लंबा कद, सुनहरी रंगत, चौड़ा सीना, खड़ी नाक जो उसके चेहरे पर बहुत भली लगती थी, काली चमकदार आंखें, ब्लैक बाल माथे पर आते हुए, भरे भरे डेल डोल वाला जवार खूबसूरतियों की महराज पर पूरा उतरता था। वो अपनी खूबसूरती से अच्छा खासा वाकिफ था, तभी तो हर लड़की उसके आगे बिछने को तैयार रहती। दोपहर में वो हवेली आई तो वहां उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। अच्छे लोग हैं ये तो, उसने सोचा। मलिक साहब ने उसे हवेली की तमाम औरतों से मिलवाया। वो इन्हें अच्छी तो लगी, पर उसे हर औरत में अच्छे अखलाक के साथ साथ तकब्बुर की मिकदार ज्यादा लगी। दूसरे दिन उसने क्लिनिक ज्वाइन कर ली। दिन भर लोगों के मसले सुनते और चेकअप करते दिन गुजर जाता। उसका अभी तक मलिक जवार से सामना न हुआ था, बस उसने उसके बारे में सुन रखा था और सुनकर उसे इस आदमी पर गुस्सा आता जो कमजोरों को झुकाकर खुश होता था। खैर, उसे क्या करना, उसने सर झुककर अपने काम में लग गई। सुबह वो घर से क्लिनिक के लिए निकली। आज उसे 1 हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। सोचा आज जाके जरा क्लिनिक का नक्शा भी ठीक करवा ले। अपने कंपाउंडर को तो बोला था कि वो अपनी निगरानी में कुछ रिपेयरिंग करवाए, पर उसने सुस्ती में छोड़ दिया था। लेकिन आज उसने सोचा कि वो अब आज ही अपनी निगरानी में सब करवाए, भले 2 दिन के लिए क्लिनिक बंद ही क्यों ना करना पड़े। सो अपने घर से निकली। ब्लैक सूट में ब्लैक चादर लिए, बालों की कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी, सादगी में भी वो गजब ढा रही थी। वो चलती जा रही थी कि कोई सामने से आती हॉलिक्स तेजी से आई और उससे पहले कि उसे संभलने का मौका मिलता गाड़ी तेजी से रुकी। अंधे हो दिखाई नहीं देता तुम्हें, वो गुस्से से बोली। एक हैंडसम सा बंदा गाड़ी से निकला और साथ उसके गार्ड्स भी। परीक्षा गुस्से से उसे देख रही थी। वो चलता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जवार ने उसे गुस्से से देखा। एक मामूली सी लड़की उसकी आंखों में देखकर इस लहजे में बात कर रही थी। जुबान संभाल कर बात करो, मलिक जवार है हम, मलिक वजाहत के बेटे। जो हमसे ऐसे बात करे तो हम उसकी जुबान खींच लेते हैं। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो, पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। गलती माय फुट, तुम जो कोई भी हो मैं नहीं डरती तुम जैसों से। कर क्या सकते हो तुम? हाँ, जान से मार दोगे। तुम लोगों में बस इतनी ही हिम्मत है। परीक्षे को उसका नाम सुनकर एकदम गुस्सा आ गया। जवार ने गुस्से से उसका बाजू दबोचा। हम में कितनी हिम्मत है इसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, लिहाजा हमें मजबूर ना करो अपनी हिम्मत दिखाने पर। परीक्षे ने धक्का मार के उसे पीछे धकेला। गार्ड्स एकदम उस पर गन तान कर खड़े हो गए। जवार ने गन नीचे करने का इशारा किया। जितना मैं तुम्हें जाहिल समझती थी तुम उससे कहीं ज्यादा हो मलिक जवार। आइंदा इस तरह मुझे टच करने की हिम्मत ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया और साइड से होकर निकलती चली गई। जवार ने गुस्से से मुठियां भींची। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो क्लिनिक आई। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आके चेयर पर बैठी। बीबी, मुझे गांव की औरतों ने बताया है मलिक साहब से आपका झगड़ा हुआ है। मुलाजमा परेशानी से उसके पास पहुंची। वो मलिक जवार को अच्छी तरह जानती थी। हाँ, ये क्या किया बीबी? आपको इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप नहीं जानती हैं, इन्हें जान से जाएंगी आप। मुलाजमा की बातें सुनकर उसे एकदम गुस्सा आ गया। मलिक साहब क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, देखती हूँ मैं भी क्या करता है वो जाहिल जिसे औरतों से बात तक करने की तमीज नहीं है। पर बीबी बस तुम जाओ यहाँ से। उसने मुलाजमा को जाने के लिए कहा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी नॉर्मल जिंदगी भी चंद दिन की थी। मलिक जवार अपने कमरे में बैठा उस लड़की के बारे में सोच रहा था। आज तक जो भी लड़की उससे मिली थी, किसी की आंखों में खौफ तो किसी की आंखों में चाह होती थी, लेकिन ये लड़की ना तो इसकी आंखों में चाह थी और ना ही खौफ। ये लड़की उसके लिए चैलेंज बन चुकी थी। हो तो तुम बहुत हसीन, पर तुम्हें डर नहीं लगता ना? तो मैं तुम्हें बताऊंगा डर होता क्या है। तुम्हारे चेहरे पर डर देखना अब हमारी ख्वाहिश है। और गुस्से से उठा और किसी को कॉल मिलाई। करीम, ये जो आज लड़की मिली थी उसके बारे में पता करो। शाम तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साईं, ये लड़की 1 हफ्ता पहले शहर से आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है जी। ठीक है, मुझे सारी मालूमात चाहिए इसके बारे में। जी साईं। जवार ने फोन रख दिया। वो आज क्लिनिक आई थी, सुबह से मसरूफ अब फारिग हुई थी कि फवाद का फोन आया। वो एकदम फ्रेश हो गई। कैसे हो फवाद? मैं ठीक हूँ, बट क्या फवाद? आंटी तो ठीक है ना? परीक्षा परेशानी से बोली। हाँ वो ठीक है, पर मेरी बाइक चोरी हो गई है। अगर दोबारा बाइक लेना भी चाहूँ तो इतने अखराजात अब्बू कैसे पूरे करेंगे? मैं परेशान था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। फवाद ने आवाज में बेचारगी लाते हुए कहा। ओह, तुम परेशान ना हो फवाद, मैं हूं ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फवाद एकदम खुश हुआ। नहीं यार, मैं तुमसे ऑलरेडी इतने पैसे ले चुका हूँ। इंगेजमेंट के बाद से तुमने इतने गिफ्ट्स भिजवाती रही हो मेरे लिए, और मैंने तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ओहो फवाद, ऐसे नहीं सोचो। मेरे लिए तुम काफी हो। मादी चीजों की मेरे दिल में कोई अहमियत नहीं है। तुम बताओ कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें?
1 लाख? वॉट? बट बाइक तो। हाँ मैं जानता हूँ यार, बट अब्बू के ऊपर कुछ कर्ज है, वो चुकाना है। ओह अच्छा, तुम बेफिक्र हो, मैं भिजवा दूंगी पैसे तुम्हें। थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। परिचय मुस्कुराई। आई नो फवाद, और सुनाओ तुम्हारी जॉब लग गई? नहीं यार, क्या बात हुई फवाद? मेरे आने तक तो तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी। हाँ थी तो, पर वहाँ के माहौल में मैं एडजस्ट नहीं हो सका तो छोड़ दी, अब देखता हूँ। अच्छा ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे अब्बू बुला रहे हैं। ओके कहकर उसने फोन रख दिया और सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ उजैर ने फवाद के हाथ पर हाथ मारकर कहा, यार तेरी वाली तो सोने की चिड़िया निकली। तो फवाद जोर से हंसा, अपनी अपनी किस्मत है, फवाद ने कहा। तो उजैर भी हंसने लगा। रात को फूफो को कॉल पर उसने फवाद के मसाइल के बारे में बताया तो फूफो बोली, बेटा वो फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम समझ नहीं रही हो। ऐसा नहीं है फूफो, वो वाकई परेशान था, मैं जानती हूँ उसे। बेटा मैंने दुनिया देखी है, उसके पेरेंट्स भी अजीब लगे मुझे और वो खुद भी। फूफो ने उसे समझाने की कोशिश की। आपका वहम होगा फूफो, खैर छोड़े, ये बताएं आप कैसी हैं? उसने बात बदलने की कोशिश की तो फूफो मायूस हुई। उसे समझाना बेकार था, जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ता है तो वो अंधा गूंगा और बहरा हो जाता है, और परिशे इन्हीं लोगों में से एक थी। साईं, इस लड़की का नाम परिशे है, लाहौर से आई है, घर वालों के नाम पे, सिर्फ उसकी फूफो है जो कि लाहौर में ही है। और हाँ एक और बात कि इसकी मंगनी हो चुकी है, इसका कोई क्लास फेलो है उससे। गुड क्रीम कहकर उसने फोन रख दिया। रोज उसके पास मलिक सवार की धमकियों भरे खत आने लगे थे। वो तंग आ गई थी, डर भी लगने लगा था उसे कि कहीं वो अपनी धमकियों को सच न कर दे। ये जो दवाइयां मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आपको वक्त पर लेनी है, ठीक है? जी डॉक्टरनी साहिबा। एकदम से क्लिनिक का दरवाजा जोर से खुला और मलिक जवार अंदर दाखिल हुआ। सब एकदम से खड़े हो गए। जाओ यहाँ से सब। वो गर्जा तो सब के सब क्लिनिक से चले गए। ये क्या बदतमीजी है, परिशे एकदम चिल्लाई। वो पुरसकून सा चलता हुआ आगे आया। अभी तो तुमने हमारी बदतमीजियां देखी कहाँ हैं डॉक्टरनी साहिबा? क्यों आए हो यहाँ? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? जहाँ तुम खड़ी हो ये सब हमारी जागीर का हिस्सा है, हम जहाँ चाहें आए जाएं। उसके लहजे में गरूर और तकब्बुर बिना था। हमारा एहसान मानो कि हमने तुम जैसों पर एहसान किया है, वरना तुम्हारी उस दिन की गुस्साखी पे हम उसी वक्त तुम्हें कहाँ पहुंचाते किसी को मालूम भी ना होता। धमका रहे हो? धमका नहीं, बता रहा हूँ। तुम जैसे जाहिल लोग और कर भी क्या सकते हैं। वो हंसा, पता नहीं क्यों उस लड़की में कुछ तो खास था जो वो यूं बात को तूल देता जा रहा था। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर, हमें उकसाओ मत। तुम जैसे लोग अपने आप को मलिक कहकर बहुत खुश होते हैं और तुम समझते हो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, नहीं बल्कि डरते हैं वो तुम लोगों से। वो बेखौफी से उसकी आंखों में देख रही थी और वो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। और ऐसे लोग जिनसे लोग डर डर कर जिए, मैं वहां रहना पसंद नहीं करती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम जैसे लोगों को मैं देखना तो दूर, उन पर लानत भेजना भी पसंद नहीं करती। जवार एकदम गुस्से से पागल हो गया। परिशे का बाजू सख्ती से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वो जमीन पर जाकर गिरी। जवार चलते हुए उस तक आया और उसका सर ऊपर किया। अब पता चलेगा तुम्हें कि मलिक जवार क्या कर सकता है। तुम पहली हो जिसने हमें यूं ललकारा है। अब बताएंगे हम तुम्हें। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती ना, अब यहाँ ही रहोगी, यहीं ही जियोगी और यहीं मरोगी भी तुम। हम जैसों को तुम देखना पसंद नहीं करती, लानत भेजती हो हम पे। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ा और उठ खड़ा हुआ। तो अब बेफिक्र हो, सारी जिंदगी की तुम्हारी सजा है ये कि तुम अब जिंदगी भर हमारी सूरत देखोगी। और चला गया। फूफो मैं वापस आ रही हूँ, उसने कॉल करके फूफो को बताया। पर अचानक फूफो एकदम परेशान हो उठी। जी फूफो, मेरा कब से इरादा बन रहा था वापस लाहौर आने का, मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। उसने बात बनाई। वो फूफो को परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो ठीक है बेटा। फूफो मुतमईन नहीं हुई थी, वो जानती थी, लेकिन क्या करती, उसको यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा। उसका सोचना था वो यहाँ से चली गई तो मलिक जवार उसका पीछा छोड़ देगा, पर ये उसकी भूल थी। पैकिंग करके वो बस स्टॉप पर जाने के लिए निकली। जी साईं, वो लड़की जा रही है यहाँ से, वो किसी तरह से भी जाने ना पाए। जी साईं। और सुनो, इस लड़की को बाहिफाजत हमारे फार्म हाउस पर पहुंचा देना। आप बेफिक्र रहें साईं, काम हो जाएगा। उसने फोन रखा। अब भाग रही हो परिशे, अब ऐसा होना मुमकिन नहीं। मलिक जवार पिंजरे से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। और हंसा। ये एक सुनसान कच्ची सड़क थी। वो बैग हाथ में लिए जा रही थी कि एक गाड़ी उसके सामने आके रुकी और 2 आदमी और 2 औरतें उस गाड़ी से निकले। वो एकदम रुकी। इन लोगों में से एक आदमी ने उसका बैग लिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी ने औरतों को इशारा किया और वो औरतें आगे आईं। परिशे एकदम पीछे हुई। उन औरतों ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई गाड़ी तक लाई। छोड़ो मुझे,
چھوڑو، وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان عورتوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے چل پڑی۔ وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی پر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس پر جا کے رکی اور اسے اندر لایا گیا۔ یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی پر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ بی بی، یہ تو ملک صاحب آ کے بتائیں گے آپ کو، اس وقت آپ آرام کریں۔ ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے، اور کہہ کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بے بسی سے رو دی۔ پورا دن اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا۔ رو رو کے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ بی بی نے کھانا وغیرہ کھایا؟ زوار نے آتے ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ نہیں سائیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو کہ اس کا خیال رکھنا؟ اتنا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ وہ ان پر گرجا۔ سائیں، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی۔ ان عورتوں نے کہا کھانا بھجواؤ، میں خود دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ قید تھی۔ دروازہ کھول کے وہ اندر آیا۔ پریشے نے سر اٹھایا زوار کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس تک آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زوار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں قید کیا ہے تم نے مجھے یہاں؟ زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ نہ تو وہ غصے میں تھی نہ ہی آواز میں سختی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی، لیکن پھر اپنی ٹون میں بولا، اتنی جلدی بھول گئی ہو کہ میں نے کیوں قید کیا؟ میں نے تمہیں؟ پریشے کو ایک دم سب یاد آیا۔ دیکھو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ اور رونے لگی تو اتنے میں ملازمہ کھانا لائی۔ زوار نے اس سے کھانا لیا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ کھانا کھاؤ۔ نہیں، دیکھو مجھے نخرے مت دکھاؤ، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ مجھے آزاد کر دو پلیز، جانے دو۔ وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر آزاد کر دو گے مجھے؟ زوار کو اس وقت وہ ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹافی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ کر بولا ہاں، اور اس ایک ہاں پر اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جلنے لگے اور وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ زوار اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ویری گڈ، اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی؟ آؤ کرتا ہوں آزاد تمہیں، باہر چلو۔ پریشے نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کے ساتھ آئی لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ پریشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ ہمارا نکاح ہے آج؟ پریشے کے کانوں پر ایک دم بم پھٹا۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ ٹھیک سنا تم نے، نکاح ہے ہمارا آج۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہا تھا نا کہ زندگی بھر میری صورت ہی دیکھتی رہو گی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گی، پر آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ ہنسا، کر تو رہا ہوں آزاد، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ نہیں نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی کی منگیتر ہوں۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کیا پتا وہ اسے چھوڑ دے، منہ بند کرو اپنا۔ وہ زور سے چلایا، تم کسی کی منگیتر تھیں، اب نہیں ہو، سمجھ آئی؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ کبھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو۔ پریشے کا دل ایک دم سکڑا۔ سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور پریشے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں؟ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اس نے۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں روتے روتے اسے فواد کا خیال آیا۔ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے۔ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ نہیں نہیں، میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ دفتن اس کی نظر اپنے بیگ میں پڑے کلچ پر گئی۔ ملازم صبح بیگ رکھ کے گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا اور فواد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ فواد پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہ آئی۔ اس کے کان پہ لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا۔ وہ تیزی سے مڑی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا۔ اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے؟ ہاں۔ میرا سیل دو واپس۔ وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی۔ زوار نے سیل پیچھے کر لیا۔ نو مائی ڈارلنگ، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پر سرپرائز دیں گے انہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ پریشے کا دل راکھ ہوا۔ میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ہنکاری، لیکن میں تو مر کے بھی تم ہی سے شادی کروں گا۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ پریشے نے پھر سیل لینے کی کوشش کی۔ ضرور فواد نے اسے کال بیک کی تھی۔ زوار نے اسکرین پر دیکھا۔ فواد
कॉलिंग जगमगा रहा था। जवार को एकदम गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को पुरसुकून किया और कॉल रिसीव की। हेलो परी। परी क्या हुआ, कहाँ हो तुम तो कल आने वाली थी ना, मैं वेट कर रहा तुम्हारा। ओहो साले साहब, प्यार से आप अपनी बहन को परी कहते हैं, नाइस नेम सूट भी करता है इन पे। वो परीक्षे की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम और परी कहाँ है? इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो साले साहब, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। परीक्षे एकदम बोलने लगी कि जवार ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। परीक्षे एकदम डर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को अपना कहने की? बहन नहीं, वो मंगेतर है वो मेरी। फवाद को गुस्सा आया। हिम्मत? वो कहका लगा के हंसा। हिम्मत की बात तो ना ही करो तो अच्छा है। हमारी हिम्मत तो तुम्हारी बहन देख ही चुकी है। वो बार बार बहन का वर्ड यूज कर रहा था और फवाद वहां गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने ये लफ्ज दोबारा कहा। कहाँ है परी, फोन दो उसे। फवाद का इतना कहना था कि जवार इतने जोर से धाड़ा कि खुद परीक्षे भी डर गई। जुबान संभाल कर बात करो हमसे तुम, मलिक जवार है हम। मुंह तोड़ दोगे तुम हमारा, इससे पहले टांगे तोड़ देंगे हम तुम्हारी, और तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे हम। दूसरी बात, ये तुम्हारी परी नहीं बल्कि हमारी होने वाली बीवी है। अब ये तुम पर मुनहसिर है, इसे बहन बनाओ या भाभी। और हाँ, आइंदा यहाँ अगर दोबारा गलती से भी फोन किया तो हम अपनी बात पर पूरा उतर जाएंगे और अपनी बात से फिरना हमने सीखा नहीं है। उसका अमली मुजाहरा हमारी होने वाली बेगम साहिबा बखुशी देख चुकी हैं। आखिरी जुमला उसने परीक्षे की तरफ देखकर कहा और फिर से वो रोने लगी थी। उसने सेल ऑफ किया और अपनी जेब में डाला और चलता हुआ उस तक आया। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है, तो क्या फैसला किया तुमने? परीक्षे का वो आखिरी दिया भी बुझ गया था। मैं तैयार हूँ। उसके सामने ऐसा कहते हुए वो 100 बार मरी थी। वेरी गुड, काफी अक्लमंद हो, चलो। और वो मरे मरे कदमों से उसके साथ चलने लगी। निकाह हो चुका था। परीक्षे ने मरे हाथों से निकाहनामे पर साइन किया। उसे फौरन याद आया और दो उसे फवाद याद आया और 2 आंसू टूटकर निकाहनामे पर गिरे। आज से फवाद उसका माजी बन चुका था। कितनी नापसंदीदा तब्दीली आई थी जिंदगी में। जिसे पसंद करती थी वो मिला नहीं, और जो सबसे नापसंदीदा वो उसका हाल और मुस्तकबिल बन गया था। जबान ने उसे रोते हुए देखा तो कहा, नो माई डियर वाइफ, आज तो खुशी का दिन है और यूं रो के बर्बाद ना करो। वैसे आज की खुशी के दिन का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ। परीक्षे ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा। क्योंकि तुम्हारी बदौलत मुझे मेरी बीवी मिली है। परीक्षे ने मुंह मोड़ लिया और वो मुस्कुरा दिया। परीक्षे वहां से उठी और जिस कमरे में उसे ठहराया गया था उसकी तरफ चल दी और कमरे में जाके फूट फूट के रोने लगी। 1 डेढ़ घंटे बाद सवार कमरे में आया और उसे रोते देखा तो बोला, क्यों मनहूसियत डाली हुई है इस वक्त? मैंने डाली है मनहूसियत या तुमने मेरी जिंदगी में डाल दी है? वो रोते हुए बोली, ये मनहूसियत तुमने खुद अपने लिए चुनी है बीवी, अब रोना किस बात का? हाँ, गलती थी मेरी, थी गलती, अब सुकून? मेरी किस्मत ही खराब है। जवार मुस्कुराया। हाँ, सुकून तो बहुत मिल रहा है तुम्हें यूं बेबस देखकर, और दूसरी बात कि किस्मत तो खैर बहुत अच्छी है तुम्हारी। मलिक जवार की बीवी बनने का शर्फ मिला तुम्हें, वो तफाखर से बोला। तो परीक्षे तलखी से हंसी। तुम्हारी बीवी बनने से अच्छा था कि मैं मर ही जाती। जवार हंसा। बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। परीक्षे ने मुंह मोड़ लिया। बड़ा गरूर है ना अपनी ताकत पे तुम्हें। बहुत। वो उसके लहजे की तलखी इंजॉय कर रहा था। ये उसे बहुत दिलचस्प लड़की लगी थी जिसके साथ जिंदगी अच्छी गुजरती। ये गरूर और तकब्बुर तुम्हें लेकर डूबेगा, देखना। वो जो उसे मुस्कुराते हुए दिख रहा था जोर से हंसा। अच्छा, तुम तो वली भी हो, वाओ। पर सोच लो, मैं डूबा तो तुम्हें भी लेके ही डूबूंगा। कल को हमारी मोहब्बत की दास्तानें भी लोग याद किया करेंगे। मोहब्बत जानते भी हो तुम किसे कहते हैं? मोहब्बत मैं जोर जबरदस्ती नहीं की जाती मोहब्बत में। तुम तो बड़ी ही खुशफहम हो। मैंने सिर्फ मोहब्बत की दास्तान कहा और तुमने ये अंदाजा भी लगा दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। परीक्षे दिलो जान से तपी। ओ हेलो मिस्टर, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मोहब्बत से, मैं वैसे भी फवाद से। बस। वो जोर से चिल्लाया और चलता हुआ उस तक आया। आइंदा ये नाम तुम्हारी जुबान पर ना आए, वरना। उसने उसकी आंखों में देखकर उंगली उठा के वार्न किया। परीक्षे डरी। जवार ने कंबल उठाया और जाके सोफे पे रख दिया। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। परीक्षे ने दिल ही दिल में कंबल अलग होने का शुक्र अदा किया और जाकर सोफे पर लेट गई और फवाद और फुप्पो के बारे में सोचने लगी। जवार से भी डर लग रहा था क्योंकि वो इतना अच्छा था नहीं कि निकाह करके अलग जगह दे सोने की। वो बैठकर आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। जवार उसकी हरकतों सुकना बखूबी देख रहा था। बेफिक्र हो, कुछ नहीं करता मैं।
तुम से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी हैं जिंदगी में। वो विर्द करके लेट गई। मालूम हो गया है मुझे आप किस किस्म के इंसान हैं। वेरी गुड, बीवियों को हर बात पता होनी चाहिए। और हाँ, तुम मुझे आप ही कहकर मुखातिब किया करो। तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है ये तुम तड़ाक आइंदा ना करना, समझी। और वापस लेट गया। परीशे मुंह बनाकर बोली, आया बड़ा आप जनाब कराने वाला। फवाद एकदम घबराया और उजैर को कॉल करके उसे सारी बात बताई। यार, जिस तरह वो बात कर रहा था उससे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी और बारो पार्टी है। परीक्षे जैसी लड़की भी बेबस थी उसके सामने, तो मैं क्या हूँगा। तो पंगा ना ही ले तो अच्छा है। वैसे उसकी फूफो से बात करके देख वो क्या कहती है। दफा करो, मुझे क्या है, मैं क्यों अपनी जान मुश्किल में फंसाऊं। इस जैसी लड़कियां बहुत। ये हुई ना बात मेरी यार। वैसे परीक्षा ने पैसे भेजे? हाँ, 3 दिन पहले भेज दिए थे। तू तो अकेले अकेले ही मुझे उड़ा रहा है। चल चलते हैं कहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फवाद फौरन तैयार हुआ। अगले दिन सवार उस पर जोर जोर से चीख रहा था। उसने आंखें खोली। उठ भी जाओ, घोड़े बेच के सोई हो क्या। परीक्षे उठ के बैठी थी। क्या मुसीबत है। मुसीबत यह है कि मुझे भूख लगी है, उठो नाश्ता बनाओ। वॉट, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूं। क्या हुआ है। जस्ट निकाह हुआ है हमारा और इस नाते से तुम बीवी हो। हमारी हक बनता है हमारा तुम पे, और तुम्हारा फर्ज कि तुम हमारा ध्यान रखो। ध्यान माई फुट। मेरा बस चले तो गला दबा दूं तुम्हारा। वो बेसाख्ता हंसा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। मैं हुई हूं ना। तुम तुम दबाओगी गला हमारा। चलो कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो, नाकाम ही रहोगी तुम। ये फालतू की बहस छोड़ो और नाश्ता बनाओ हमारे लिए। हमें जुबान दराज औरतें जरा नहीं पसंद। वो कुछ कहती कि वो बोला और बात खत्म करके चलता बना। पीछे वो देर तक उड़ती रही और फिर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चल दी। किचन में दाखिल हुई और ब्रेड निकाली। सोचा 7 अंडे फ्राई कर ले और चूल्हे की तरफ गई। इतने में जवार किचन में आया। क्या बना रही हो। जहर। वो जल के बोली थी। कोई बात नहीं, खा लूंगा अगर तुम अपने हाथ से खिलाओ। वो शौक हुआ परीक्षे को, ये कोई और ही जवार लगा। परीक्षे ने काफी देर तक जवाब ना दिया कोई, और वो फिर बोला, ये क्या खाली अंडे ही खिलाओगी। ब्रेड है ना, मैं तो यही खाती हूँ। वो बोली तो जवार बोला, क्या मैं ब्रेड नहीं खाता, मुझे पराठा बना के दो। तुम ही खाओ, ये जवार ने फरमाइश की। वॉट, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं पराठा बनाऊं वो भी तुम्हारे लिए। तो शौहर हूं तुम्हारा। ये लफ्ज मेरे सामने बार बार यूज मत करो। परीक्षा ने टोका। क्यों, शर्म आती है क्या तुम्हें। वो उसके पास आके बोला, हाँ आती है शर्म, तुम्हें अपना शौहर कहते हुए, और शर्म आएगी मुझे तुम्हें अपना शौहर बताते हुए। वो पीछे हटी और गुस्से से बोली। वो उसे कुछ देर घूरता रहा। हम तुमसे आराम से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे यूं बदतमीजी से बात करो। हमसे तुम अभी वाकिफ नहीं हो कि हम क्या हैं। और कहकर चला गया। परीक्षा ने 3 दिन पहले आने का कहा था और अब तक नहीं आई। फूफो ने कितनी ही बार कॉल की लेकिन जवाब नेदा रद्द। फूफो का रो रो कर बुरा हाल था। या अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो, खैरियत से हो मेरे मालिक। और वो बार बार यही दुआएं कर रही थी। पुलिस को इसलिए इस मामले में इन्वॉल्व ना किया कि एक तो लड़की का मामला है और दूसरा ये भी ख्याल आ रहा था कि क्या पता कोई ज़रूरी काम की वजह से ना आ पाई हो। उनका दिल किसी तौर मुतमईन नहीं हो रहा था। उन्होंने फवाद को कॉल की। जी बोले। वो उजैर के साथ आया था घूमने। पुप्पो का नंबर देखकर बदमजा हुआ। फवाद, कहाँ हो। वो तुम्हारी बात हुई प्रीशे से। मुझे क्या पता कहाँ है वो। और रही बात उससे बात होने की, तो हाँ हुई थी, शादी कर चुकी है वो किसी से, और बात खुश है। क्या, किससे, कौन है वो। मुझसे क्यों पूछ रही हैं, अपनी लाडली से पूछें, पर आइंदा मुझे कॉल करके तंग नहीं करिएगा, कहकर उसने फोन रख दिया। वो उसे लेकर फार्म हाउस से निकला और वो दोबारा गांव की तरफ रवाना हुए। गांव करीब था कि वो बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी किडनैपिंग का किसी को नहीं पता, इसलिए ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ। परीक्षे एकदम चौंकी। इतना खुश मत हो, निकाह से आज़ादी नहीं दे रहा। तुम्हें ये आज़ादी है कि तुम आराम से अपने क्लिनिक को चलाओ, जो करना है करो, पर इस गांव से नहीं जाओगी। क्यों। ज्यादा सवाल मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो अपने कानों के बीच में रखो, और अब चुप करके बैठो। लो जी, यानी बात ही खत्म। वो चिढ़कर दूसरी तरफ देखने लगी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये लड़की पता नहीं क्यों उसे अच्छी लगने लगी थी। उसने उसके तपे तपे से रूप को देखा, सफेद रंगत जिसमें गुलाबियां घुली हुई थी। जब वो किडनैप हुई थी तब से उसने वही ब्लैक सूट से बेतन किया हुआ था। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे के अतराफ में फैली हुई थीं और वो इसलिए में भी बहुत प्यारी लग रही थी। परीशे ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की तो जल के बोली, अगर मेरा जायजा हो गया हो तो कहीं और भी देख लें। वो कहका लगा के हंसा। जवार ने उसे उसके घर छोड़ा। उसने जाते के साथ फुप्पो को कॉल की। हेलो फुप्पो, कहाँ थी मेरी बच्ची। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप परेशान ना हो।
कैसे परेशान ना हूँ मैं। वो फवाद कहता है कि तुमने शादी कर ली। परिचय को याद करके फिर रोना आने लगा। हाँ नहीं नहीं फूफो, ये किसने कहा आपको? फवाद ने। उसने मजाक में कहा होगा। आप परेशान ना हो। नहीं, वो ऐसा मजाक क्यों करेगा, बताओ मुझे। मैं आपसे क्यों क्यों झूठ बोलूंगी फूफो। वो चाह के भी इन्हें सच ना बता सकी थी, सिर्फ उनकी परेशानी के डर से। और दूसरा ये कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, मैं बिजी थी, यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तभी आपको बता ना सकी। परेशानी वाली बात नहीं है। फूफो थोड़ा मुतमईन हुई। अच्छा तो फिर कब आ रही हो? अभी तो नहीं आ सकती फूफो, कोशिश करती हूँ जल्द आने की। फिर कुछ और बातें करके उसने फोन रख दिया था। ये तो तय था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। जवार हवेली आया और फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। फ्रेश होके आया तो दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ साईं, बड़े साईं आपको बुला रहे हैं, मुलाजिम ने पैगाम दिया। तुम जाओ हम आते हैं। मुलाजिम चला गया। थोड़ी देर बाद वो मलिक वजाहत के पास बैठा था। कहाँ गुम रहते हो जवार पुत्र, बड़े दिन हुए नजर नहीं आए हमें। तुम कल भी गायब थे, खैर तो है ना पुत्र? कहीं परदादों की आदत तो ना अपना ली कहीं? नहीं बाबा साईं, बस थोड़ा मसरूफ था। ये मसरूफियात जान सकते हैं हम? बाबा शक कर रहे हैं मुझ पे? शक वो भी तुम पे, गरूर हो तुम हमारा। हमें फख्र है अपने बेटे पे। शुक्रिया बाबा साईं। जवार ने जानबूझकर इन्हें नहीं बताया। जवार का इरादा सिर्फ उस लड़की की अकड़ तोड़ना था, और जब वो उसकी अकड़ तोड़ देता तो वो उसे तलाक दे देता। पर यह क्या हुआ था कि इस लड़की के आगे उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती थी, और अकड़ और मगरूर मलिक जवार की जगह एक शोख मलिक जवार आ जाता। उनके निकाह को सिर्फ एक दिन हुआ था, और इस लड़की का जादू लगता था कि अब बहुत जल्द सर चढ़कर बोलेगा। जवार, हम चाहते हैं कि तुम खाकान शाह से हमारी जमीन जल्द से जल्द आज़ाद करवा लो। वो ढीठ बनकर हमारी जमीनों पर कब्जा किए हुए है। आप बेफिक्र हैं बाबा साईं, मैं देखता हूँ मैं कैसे नहीं देता वो वापस। अगर सीधी तरह नहीं मानता तो ठीक, वरना उसकी टांगे तोड़कर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शाबाश बेटे, हमें तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वो खुश हुए। अब जाओ आराम करो तुम। उसने सर हिलाया और अपने कमरे में चला आया। मुजाहिद जानते थे वो क्या करके आया है। इन्हें पता था कि उसने एक लड़की उठवाई है, लेकिन निकाह किसी के इल्म अभी तक नहीं हुआ था। मलिक जवार उससे रोज बहाने बहाने से मिलने जाने लगा, और वो तंग आ चुकी थी। रात को वो सोने के लिए लेटी तो जवार की कॉल आ गई। उसने कॉल कट कर दी। वो फिर कॉल करने लगा। उसने नंबर बिजी कर दिया। वो भी ढीठ था, कॉल किए ही जा रहा था। झुंझलाकर परीशी ने कॉल रिसीव की। किससे इतनी देर से बातों में मसरूफ थी? वो गुस्से से बोला, हमें आज तक किसी ने इंतजार नहीं करवाया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें बेजा रियायत दे रहे हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम हमारे साथ बदतमीजी से पेश आओ। मैं जिससे भी बात करूं तुम्हें किससे की तकलीफ हो रही है, और रही बात इंतजार की तो करते रहो। मैं तुम जैसों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। और रियायत? रियायत दी कब तुमने मुझे? हाँ, तुमने तो मुझे समझने का मौका नहीं दिया। बदतमीजी मैं जानबूझ के नहीं करती, तुम्हारे अमाल उकसाते हैं मुझे। हमने पहले भी कहा था कि हमें ज्यादा बोलने वाली औरतें सख्त नापसंद हैं। वो गुस्से से गुर्राया। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेना देना तुम्हारी पसंद नापसंद से? मेरे लिए सिर्फ उसकी पसंद मायने रखती है जिससे मुझे मोहब्बत हो, और मुझे तो सिर्फ फवाद से बस। वो जोर से चिल्लाया और परिशे एकदम डर गई। आइंदा तुम्हारी जुबान से ये नाम दोबारा ना सुनूं मैं, समझी? और लगता है शायद अपनी पिछली बातें भूल गई हो, जो हमें यूं कह गई हो कि हम जैसों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। जरा अपने माजी में बोली गई बातों को याद करो, और फिर करना के मलिक जवार अपनी बात कैसे पूरी करता है। और अब तो वैसे भी तुम मुंह लगने की बात कह गई हो। परीशे को याद करके एकदम झुरझुरी आई, और उसकी आखिरी बात सुन के तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो खामोशी से सुने गई। और एक और बात, तुम्हारी पसंद अब हमारी पसंद है, लिहाजा हमारी पसंद भी तुम्हारी पसंद हो तो बेहतर है। सही मैनों में तुम्हें बीवी उसी दिन बना लेता, पर इस वक्त दिल तुम्हारी तरफ से इस तरह माइल नहीं हुआ था जैसे अब हुआ है। जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो, लेकिन आना तुमने मेरे पास ही है। पहली बात उसने गुस्से में, और दूसरी मुस्कुरा के की। मुझे ऐसे आदमी नहीं पसंद जिससे लोग डरे, जो दूसरे लोगों को पाँव की जूती समझे और खुद को खुदा। तो तुम बताओ ना परिशे, तुम्हें क्या पसंद? मैं वैसा ही हो जाऊंगा। मेरा यकीन करो। उसकी टोन एकदम बदली। यकीन, वो भी तुम्हारा? कहकर उसने फोन रख दिया। और इस आदमी को वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। कभी ये वही घमंडी जवार लगता, और कभी मोहब्बत करने वाला शोखसा जवार। अगले दिन मलिक वजाहत चीखते हुए हवेली में दाखिल हुए। जवार, जवार कहाँ हो? हमारी नाक कटवाओगे तुम एक मामूली लड़की की खातिर? वो गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। जी, उसने इत्मीनान से कहा। तुम्हें अगर लड़कियों की तलब थी तो कोई भी रख लेते अपने शौक के लिए। उससे निकाह करने की क्या जरूरत थी? अब के जिस लड़की पे दिल आएगा उससे निकाह करते जाओगे? बाबा साईं, वो अब इज्जत है इस हवेली की।
पर पुत्र वो हमारी बराबरी की नहीं है। अम्मा ने कहा। अब बराबर की हो गई अम्मा। समझा दो अपने बेटे को कि कुछ दिन चाहे तो उसे रख ले जब तक उसका दिल ना भरे, और उसके बाद उसे इस लड़की को तलाक देनी होगी। आप ये कैसे भूल गए हैं, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, और जिद में आपसे 4 हाथ आगे भी। सवार, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर इसकी वजह भी आप हैं। हम इस लड़की की हस्ती मिटा देंगे। सवार, अगर तुमने इस रिश्ता निभाने की कोशिश की तो फिर पहले अपने बेटे को खत्म करिएगा बाबा साईं। और कहकर वो रुका नहीं था। खाकान शाह से जमीन के मामले पर इन दोनों की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और एक गोली मलिक सवार के हाथ को छू के गुजर गई। उसे फौरी तिबी इमदाद के लिए परिशे के क्लिनिक पे लाया गया। परिशे एकदम परेशान हो उठी। मलिक वजाहत भी वहां पहुंच गए थे। इतना खून बहने के बावजूद भी जवार ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे मानना पड़ा कि जवार वाकई ताकतवर है। परिशे को देखकर जवार के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। परिशे नजरअंदाज करके उसका जख्म चेक करने लगी। इनका जख्म काफी गहरा है, आप प्लीज इन्हें शहर ले जाएं। सुनो डॉक्टरनी, मेरा बेटा तकलीफ में है और तुम कह रही हो कि इसे ऐसी तकलीफ में शहर ले जाऊं, तुम ही इलाज करोगी इसका। मलिक वजाहत बोले। पर तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं। वो सख्त हुए तो जवार ने इन्हें चुप रहने का कहा। परिशे की कोशिशों की वजह से खून बहना रुक गया। उसने जवार को पेन किलर दी और कुछ दवाएं लिखकर उसे दी। अगले दिन वो हवेली आई। मलिक अमार उसे जवार के कमरे में लेकर गया। उसे देखकर जवार का चेहरा खिल गया। जहे नसीब, आप तो खुद हमारी बेगम चलकर आई हैं। वो कुछ न बोली और जख्मों का मायना करके जाने लगी। जवार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब बिठा लिया। डोंट टच मी, ओके, वो गुस्से से बोली और उठने लगी। जवार ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ आई, पर मेरे पास तो मेरी बीवी बैठी है, मुझे चलना चाहिए। वो फिर उठी। नाश्ता आज मेरे साथ करो। मैंने कहा है छोड़ो मुझे जाना है, बात समझ में नहीं आती तुम्हें, वो चिल्ला कर बोली। तो जवार ने खींच कर उसे करीब किया। आपका जख्म ताज़ा है, आप आराम करें। वो बौखलाई। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जो तकलीफ बर्दाश्त न कर सकूँ। तुम्हें ये जताना अब ज़रूरी है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ताकतवर भी। तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे सामने खड़ी यूं बेइज्जत कर रही हो, उसकी सज़ा है ये। नहीं जवार प्लीज़ छोड़ें। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ नाश्ता साथ। वो फौरन मान गई थी। जवार के जख्म अब तकरीबन भर चुके थे। वो तेजी से सेहत याबी की तरफ लौट रहा था। एक दिन मलिक वजाहत उसके कमरे में आए। बाबा साईं आप आइए। जवार उठकर बैठा। तो क्या सोचा है तुमने इस लड़की के बारे में? मैंने आपको बताया था कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जवार, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारे खानदान में जितने इश्क मुआशके चले, लेकिन शादी हम सिर्फ खानदान की लड़की से ही करते हैं। वो भी अब इसी खानदान का हिस्सा है बाबा साईं। मलिक वजाहत तैश में आ गए। जवार, अब तुम हद से बढ़ रहे हो, पर तुम ये ना भूलो कि हम बाप हैं तुम्हारे। एक लड़की नहीं हो गई, जान का अजाब हो गई है हमारे लिए। इस अजाब को हमें ही देखना होगा। खबरदार बाबा साईं, अगर उसे कुछ हुआ ना तो दुनिया को आग लगा दूंगा मैं, कहकर वो कमरे से चला गया। मलिक वजाहत का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। एक मामूली लड़की के लिए उनका लाडला बेटा पागल हो रहा था। जवार अब ऐसा नहीं रहा था जैसा वो पहले था। अब वो लोगों को डराना धमकाना छोड़ चुका था। जो घमंड उसमें पाया जाता था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। वो लोगों के काम आने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था, वो लोगों के काम आने लगा था। और यही समझती थी कि वो अभी भी फवाद से मोहब्बत करती है। वो हैरान होती उसने निकाह के बाद से अब तक उसे कॉल तक नहीं की थी और ना ही फवाद ने पूछा था। कुछ लोगों को मोहब्बत उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक वो उनके पास होती है, और जब मोहब्बत उनसे दूर हो जाए तो वक्त उन्हें बताता है कि मोहब्बत तो उनको कहीं आसपास थी, बस वो ही समझ न सके। एक दिन उसने इस गांव से चले जाने का फैसला किया। फुप्पो को कॉल करके उसने ये कह दिया कि उसने इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया था और उसकी जॉब वहीं हो गई है। तो बेटा आज तो जा, कितने माह से इन आंखों ने तुम्हें नहीं देखा। जी फुप्पो, मैं मिलके ही जाऊंगी आपसे। और फिर एक दो बातों के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। जवार के बदले रवैये को अमार ने भी नोट किया था। अमार जवार के कमरे में आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जवार ने उससे पूछा। वरना उसके सख्त रवैये की वजह से सब उसके कमरे में कम ही जाते थे। वैसे ही अदा वो उलझा हुआ लगा। क्या हुआ है, यहाँ आकर बैठो। वो आके बेड पर बैठ गया। अदा एक बात पूछूं आपसे? जवार ने सर हिलाया। अदा, आपका इतना बदला हुआ रवैया, मेरा मतलब है कि पहले तो आप, उसने अधूरी बात छोड़ दी। तो वो मुस्कुराया। अमार जो ये सोच रहा था कि वो गुस्सा होगा, मुस्कुराता देखकर हैरान ही रह गया। वो जवार जो खास मौक़ों पर भी कम ही मुस्कुराता था, आज बिना बात के ही मुस्कुरा रहा था। अमार को वो वक्त याद आया जब कुछ माह पहले उसने जवार के पर्सनल्स उससे गलती से पूछ लिए थे, और तब भी तो जवार ने इत्मीनान से सब सुना था, और बाद में उसकी जो हालत की थी सोचकर ही वो डर जाता था। पर आज जवार बोला, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है अमार।
मोहब्बत पर अदा किससे? वो डॉक्टर है ना परिचय, उससे। उसका नाम लेते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अमार, तेरी भाभी है ना, उसे घमंड नहीं पसंद तो छोड़ दिया, उसे लोगों पर जबर करना नहीं पसंद तो अब कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत से उसे मैं जीत लूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अमार को वो डॉक्टर याद आई। कहीं से नहीं लगता था कि वो भी ज़फ़ार से मोहब्बत करती होगी। तभी वो बोला, अदा, आपको ये यकीन है या अल्हाम? अभी तक तो अल्हाम है, वैसे भी मोहब्बत में जब तक अल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का। वो ऐसे बोला तो अमार हंसा। बेस्ट ऑफ लक अदा, कहकर वो उठा और चला गया। ज़फ़ार देर तक परिशे को याद करके मुस्कुराता रहा। आज ज़फ़ार किसी काम से शहर गया हुआ था और यही सही मौका था यहाँ से जाने का। वो घर से निकली, बस स्टॉप पर पहुंची। वो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी। जब बस चली तो उसने मोबाइल की सिम तोड़कर वो मोबाइल गाड़ी से बाहर फेंका। वो इस गांव की कोई याद अपने पास नहीं रखना चाहती थी और ज़फ़ार से तो अब कोई राब्ता रखना नहीं चाहती थी। गाड़ी गांव की हदूद से निकल रही थी और उसका दिल पता नहीं क्यों बेचैन हुआ जा रहा था, जैसे कि वो गलत कर रही है, जैसे अपना दिल वो यहीं छोड़ के जा रही है। दो आंसू टूटकर उसके गाल पे बह गए। एक लंबे सफर के बाद वो लाहौर पहुंच गई थी। घर पहुंच के फूफो से मिली। रात के खाने के बाद वो दोनों बैठकर चाय पी रही थी कि फूफो ने पूछा, परिशे, कल कब तक जाओगी इस्लामाबाद? मैं तो कहती हूँ 2-3 दिन रुक जाओ, फिर चली जाना। नहीं नहीं फूफो, मुझे ज्वाइनिंग देनी है कल, हर हाल में मैं नहीं रुक सकती। वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। उसे पता था अगर यहाँ रुकी तो ज़फ़ार उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। फूफो, आप ही चले ना मेरे साथ। वो उन्हें भी ले जाना चाहती थी। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ पूरा घर छोड़ के? कोई बात नहीं ना, सब हो जाएगा, बस आप मेरे साथ चल रही हैं। वो बस जिद थी। पर बेटा, सब हो जाएगा फूफो, आपको घर की टेंशन है ना, तो कोई बात नहीं, सब हो जाना, पर प्लीज़ आप साथ चले, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। बहुत बोलने पर भी जब वो ना मानी तो फूफो ने जाने की हामी भर ली। फूफो को मनाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उफ, इस जाहिल का फ़ोन भी आता ही होगा, पता नहीं क्या है, रोज़ फ़ोन करता है सर खाने के लिए। वो क्या कर आई है? वो यकसर फरामोश कर बैठी थी। बहुत देर तक जब कोई कॉल नहीं आई तो वो चौंकी और सेल देखने उठी। मेरा सेल, ओ सेल ढूंढने लगी तो उसे एकदम याद आया, वो तो उस गाँव ही छोड़ आई है। याद आते ही दिल एकदम खाली खाली होने लगा। उदासी रोडों पे में उतरने लगी। वो शख्स उसे अपना आदी कर गया था। उसने सर झटका और सोचा फवाद को कॉल करे, पर उसे तब और हैरानी हुई जब उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो फवाद से बात करे। उसने अपनी हालत को इग्नोर किया और फवाद को कॉल की। 2-3 बैल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, फवाद बोला। उसकी आवाज़ में आज पहली बार था कि जब उसका दिल ना धड़का। हेलो फवाद, कौन? मैं परिशे। कौन परिशे? फवाद, मैं हूँ परिशे, भूल गए क्या? परिशे को लगा कि वो मजाक कर रहा है। कौन है फवाद? एक नुस्वानी आवाज़ आई। रॉन्ग नंबर है जान, फवाद ने कहा और फ़ोन रख दिया। परिशे फ़ोन को हैरानी से देखने लगी। ज़फ़ार दूसरे दिन हवेली लौटा फ्रेश होके। सोचा आज परिशे से मिलने जाए। थोड़ी देर बाद वो उसके घर के सामने खड़ा था और दरवाजे पर लगा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने सोचा क्लिनिक पे होगी। वहां गया तो वहां भी ताला लगा था। उसे समझ नहीं आई ये सब क्या है और फिर दिमाग ने एकदम झटका खाया। हम लड़की की हंसी मिटा देंगे, मलिक वजाहत के बोले गए लफ्ज उसके कानों में गूंजे और उसका मुंह गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। वो सीधा हवेली पहुंचा। मलिक वजाहत कहाँ हो? मेरे सामने आओ, वो चीख चिल्ला रहा था। क्या हुआ है पुत्र, क्यों पागल हो रहा है? भला बाप का भी कोई यूं नाम लेता है? अम्मा परेशानी से बोली। आप हट जाएं अम्मा, ये मलिक वजाहत और मलिक ज़फ़ार के बीच का मामला है। वो आगे बढ़ा। इतने में मलिक वजाहत उसके सामने आए। क्यों चिल्ला रहे हो? बाप हैं हम तुम्हारे। किस लहजे में बात कर रहे हो हमसे तुम? बाप बाप ऐसे करते हैं? अरे आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है? मलिक वजाहत ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तमीज से बात करो हमसे मलिक ज़फ़ार, हमारे बेजा लाड ने तुम्हें यूं खुद सर कर दिया है कि तुम अब अपने बाप से बदतमीजी करने लगे हो। अम्मा जान ने एकदम मुंह पर हाथ रखा और ज़फ़ार का बाजू पकड़ा। इतना सब कुछ करके आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं? वो पागल ही हो गया था। क्या किया है हमने? कहाँ है परिशे? क्या किया है आपने उसके साथ? परिशे? वो डॉक्टरनी? हाँ वही, बताएं। हमें नहीं पता ज़फ़ार, इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, सबसे ज्यादा आप खिलाफ थे, सच बताएं वरना। वरना क्या? मलिक वजाहत बोले। ज़फ़ार ने जेब से गन निकाली और कनपटी पे रखी। ज़फ़ार मेरे बच्चे, अम्मा एकदम चीखी। ज़फ़ार ये क्या पागलपन है? मलिक वजाहत चिल्लाए। आप बताते हैं या नहीं? ज़फ़ार हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो फिर कहाँ है वो चिल्लाया।
जवार खुदारा ये नीचे करो। अम्मा रो रही थी पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। जवार, हम मलिक वजाहत हैं, जो काम हम करते हैं दिन दहाड़े करते हैं, ये चुटके नहीं। खाएं मेरे सर की कसम और सच बताएं। जवार ने उनका हाथ अपने सर पे रखा। मलिक जवार, बाप पे एतबार नहीं, खाते हैं हम तुम्हारे सर की कसम, खुश हो जाओ, हम नहीं जानते वो कहाँ है। जवार एकदम खामोश हुआ। मलिक वजाहत ने गन उसके हाथ से छीनी। वो खामोश रहा और चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। अम्मा पीछे रोती रही। उसने ना सुना। उसके अंदर आज पहली बार कुछ छिन से टूटा था, शायद वो खुद। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आके बेड पे बैठा और सर हाथों में गिरा लिया। क्या वो मुझे छोड़ के चली गई है? क्या सच में मैं गलत था जो ये समझ रहा था कि उसकी पसंद अपनाऊंगा तो क्या पता उसको मुझसे मोहब्बत हो जाए? क्या फवाद की मोहब्बत इतनी जोर आवर थी जो उसे अपना शौहर नजर ना आया? भले ये रिश्ता मजबूरी से जुड़ा था, उसने पर रिश्ता तो था ना। उसने अपना सर उठाया। मलिक जवार कमजोर नहीं है। वो बदला जरूर है पर कमजोर नहीं हुआ। वो अब भी ताकतवर है। वो अपनी इज्जत, अपनी बीवी किसी और के पास कैसे आसानी से भेज सकता है? नहीं, नहीं परिशे, तुम वापस आओगी और अब की बार इस ही घर में आओगी, फिर यहीं रहोगी हमेशा, लेकिन तुम्हें वो जवार नहीं मिलेगा। हाँ, मैं वैसा रहूंगा जैसे लोग तुम्हें पसंद, क्योंकि मोहब्बत के आगे मैं बेबस हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। परिशे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। परिशे, तोड़ दिया मुझे। तुम वो पहली और आखिरी औरत हो जिसे मेरे दिल ने चाहा, और वो तुम पहली और आखिरी औरत हो जिसने मुझे बेदर्दी से तोड़ा है। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा, पाताल में भी, तब भी तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। परी, वो रात गए तक उससे मुखातिब रहा और फिर खड़ा हुआ उसने टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। उसने एक नंबर मिलाया। आज के आज पता करके बताओ कि डॉक्टर परिशे गांव से कहाँ गई है। जी साईं, उसने कहकर फोन रख दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। वो परिशे के बारे में ही सोच रहा था। बार बार आंखों के गोशे नम हो रहे थे। क्या वो लड़की इतनी पासर थी जो उस जैसे शख्स को रुला गई थी? वो बचपन से अब तक बस रुलाता आया था और आज एक मामूली सी औरत उसे रुला गई थी। वो उसके बारे में सोचे जा रहा था कि उसकी फोन की बेल बजी। नंबर देखकर वो बोला, हाँ बोलो। साईं, वो डॉक्टरनी जी लाहौर चली गई। ठीक है, लाहौर जाने की तैयारी करो और पता करो कि वो वहाँ किसके पास है। जी साईं। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाकर लेडी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे इस वक्त फवाद की बेरुखी नहीं बल्कि जवार की याद सता रही थी। उफ, लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही जहन पर सवार कर लिया है। उसने आंखें बंद की। उसे फिर वो याद आने लगा जब वो उसे फोन किया करता था और वो गुस्सा होती थी और वो उठ बैठी और सर हाथों में दे लिया। सही कहता था, वो आदतें मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती हैं। वो भी तो उसकी एक आदत अपने साथ ले आई थी जो कि उसे डिस्टर्ब कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो उसकी आदत नहीं लेके आई बल्कि वहां अपना दिल छोड़ आई है। इस्लामाबाद आए उसे तीसरा दिन था। सोचा था यहाँ आके बिजी हो जाएगी तो क्या पता जवार की यादें उसका पीछा छोड़ दें, पर यह उसकी खाम ख्याली थी। वो एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी। उठते बैठते उसे वही याद आता। अनजाने में ही सही वो उसकी कॉल का इंतजार करने लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि वो कैसे उसको फोन करेगा, लेकिन फिर भी दिल कहता था कभी तो वो पता लगा ही लेगा। इतने दिनों में वो ये तो जान गई थी कि वो जवार से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन इस फीलिंग से इनकारी थी। वो फवाद से बेवफाई नहीं कर सकती थी। बहुत दिनों से वो फवाद को कई बार कॉल कर चुकी थी पर वो अब उसका फ़ोन नहीं उठाता था। आज भी वो उसे कॉल कर रही थी। इतनी कॉल्स की उसने पर बेसुध। उसने दोबारा कॉल की और अब की बार फ़ोन उठा लिया गया। फवाद इस टाइम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के पास बैठा था। सेल पे चमकता नाम नागवारी से देखा और कॉल रिसीव की। कौन हो? क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? फवाद, मैं परिशे हूँ। परिशे? ओ हाँ हाँ, परिशे, परिशे जवार। परिशे को धचका लगा। फवाद, तुम चुप करो और मेरा पीछा छोड़ो अब। फवाद, मैं उसे छोड़ आई हूँ। ओह, तो तलाक याफ्ता हो? मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो तुम जैसी तलाक याफ्ता से शादी करूँ? फवाद, नाम मत लो मेरा। और रही मोहब्बत की बात, वो तो मुझे तुमसे थी ही नहीं। जस्ट पैसों की ज़रूरत थी जो तुम पूरी करती थी, और तुमसे शादी का मकसद भी यही था। वॉट? तुम मुझे यूज़ कर रहे थे? हाँ, आसान लफ्ज़ों में यही समझ लो। वो लापरवाही से बोला। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बहुत देर तक उसे समझ ही नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या है, और जब समझ आई तो उसका धाड़े मार मार के रोने को दिल चाहा। इतना बड़ा धोखा उसके साथ। फवाद से अच्छा तो जवार था जिसने उससे भले ज़बरदस्ती निकाह किया, लेकिन इस निकाह के बावजूद अपनी कोई गर्ज जाहिर नहीं की। और फवाद, वो तो मंगनी से भी पहले से अपने काम निकलवाता रहा। उसे याद आया कि जब भी वो फ़ोन करता अपने काम के लिए करता, वरना तो उसे पूछता तक ना था। और जवार हर रोज़ उसे फ़ोन करता, उसकी कड़वी बातें सहता रहता, उसके लिए अपने आप को बदल दिया उसने। तो क्या मोहब्बत वो थी जो जवार उससे करता था? वो जवार और फवाद का मवाजना करने लगी।
जवार उसे ढूंढता हुआ लाहौर पहुंच गया था। उसके घर पर गया तो ताला लगा पाया। चौकीदार ने बताया कि वो तो इस्लामाबाद गए हैं। कहाँ तक छुपती फिरोगी परी मुझसे, कहाँ तक? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, वो खुद से बोला। परिशे अब फिर से उसी गांव जाना चाहती थी जहां उसकी खुशियां थी, जहां उसका जवार था। फवाद तो कब का उसके दिल से उतर चुका था। अब फवाद का जिक्र तक वो सुनना नहीं चाहती थी। वो अब जल्द से जल्द जवार से मिलना चाहती थी। उसे मालूम था कि वो उससे नाराज होगा, पर वो उसे मना लेगी। उसने फुप्पो को सब कुछ बताने का फैसला किया। रात को फुप्पो अपने रूम में आराम कर रही थी कि परिशे चली आई। खैरियत बेटा, इस वक्त? जी फुप्पो, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बैठो। फुप्पो वो झिझकी। बोलो बेटा, झिझक क्यों रही हो? बचपन से आज तक तुमने हर बात मुझसे बेझिझक की है, फिर ये आज झिझक क्यों? फुप्पो वो फवाद ने जो जो आपको फोन पे बताया था ना निकाह का, वो ऐसा ऐसा बताने लगी। फुप्पो वो सच कह रहा था। फुप्पो शॉक्ड रह गई। क्या? यानी तुम्हारा निकाह? जी फुप्पो, पर ये बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बताओ, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है? फुप्पो मैं बताती हूँ। मैंने पूछा है, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है? जी जी फुप्पो, पर ये पूरा सच नहीं है। आप तो मुझे जानती हैं ना। फिर क्या सच है? मैं तुमसे पूछा, तुमने झूठ बोला कि नहीं, और अब तुम कह रही हो कि फवाद सच कह रहा है। फूफो, ये निकाह जैसे आप समझ रही हैं वैसे नहीं हुआ, जैसे आप समझ रही हैं। और फिर परी ने सारी कहानी सुना डाली। फूफो ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। हाय मेरी बच्ची, इतने दिन तक मुझसे क्यों छुपाया? मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी फूफो, तभी नहीं बताया। मेरी बच्ची, मेरी जान। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। हम इन पर केस करवा देंगे, इन्हें इन्हें हर हाल में तुम्हें तलाक देनी होगी। परिशे करंट खा के पीछे हुई। नहीं नहीं फूफो। मगर क्यों? वो निकाह जो कभी मेरी मजबूरी था, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो आदमी जिसे मजबूरी में मैंने अपना शौहर बनाया, वो अब मेरी कुल कायनात है। पर बेटा वो आदमी पता नहीं कैसा हो। वैसे भी ये जागीरदार लोग अच्छे नहीं होते। नहीं फूफो, वो बहुत अच्छा है। पता है, उसने मेरे लिए अपने आप को बदल दिया। उसने मुझसे बेगर्ज मोहब्बत की, सवाए मेरी मोहब्बत के मुझसे कुछ नहीं चाहा। और फवाद, नाम मत लें उसका मेरे सामने। आप ठीक कहती थी, वो बहुत लालची है। वो इस लालच में ही मुझसे शादी करना चाहता था। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे ज़ाया होने से बचा लिया और एक ऐसे आदमी के नसीब में लिखा जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब मुझे मालूम हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है। वो क्यों मुझे गलत आदमी के हाथों ज़ाया होने देता? ये तो ठीक कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परी, नाम क्या है उसका? मलिक जवार। परीशा ने पहली बार ये नाम मोहब्बत से लिया था। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। कल चलें गाँव फूफो? वो एकदम तैयार हुई। तौबा है, लड़की यहाँ आने की भी जल्दी थी और जाने की भी। परी मुस्कुरा दी। आज बहुत दिनों बाद वो यूं दिल से मुस्कुराई थी। मलिक वजाहत तो उसे देखकर ही डर गए थे। उनको ये तो पता था कि वो जिद का पक्का है, पर उसकी जुनूनियत अब देखी थी। इन्हें अपना ये बेटा जान से प्यारा था। आप क्यों मेरे पुत्र की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? मलिक साहब, मेरे बच्चे का कुछ तो ख्याल करें। अम्मा परेशानी से बोली। तो क्या करें हम? उसकी बेजा फरमाइश पूरी कर दें? हाँ कर दें। जिंदगी तो मेरे पुत्र ने गुजारनी है, उसके साथ हमें नहीं। जहाँ वो खुश वहाँ हम। खुदारा यूं जबरदस्ती ना करें, वरना जान लें जिद में वो आपसे 4 हाथ आगे है। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो? देखा नहीं उस दिन कैसे बंदूक उठा ली थी। उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो वो फिर बोली। वो आज तक आपका फर्मा बरदार रहा है, उसने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। क्या आप उसकी एक जिद पूरी नहीं कर सकते? वो हमसे कुछ भी मांगे, हम हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, पर बेजा जिद नहीं। कहकर वो कमरे से निकल गए। पीछे अम्मा बहुत देर तक रोती नहीं थी। जवार का फोन भी नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। एक लड़की के पीछे वो यूं पागल हो जाएगा उन्होंने सोचा ना था। वो दिल ही दिल में उसकी आफियत की दुआ करने लगी। परीशी और फूफो आज गांव के लिए रवाना हो रही थीं। जैसे जैसे गाड़ी गांव की तरफ जा रही थी, परीशी के दिल में सुकून उतरता जा रहा था। दिल की धड़कनें ये सोच के बेतरतीब हो रही थी कि जब वो जवार के सामने इजहार करेगी तो जवार का रिएक्शन कैसा होगा। गांव पहुंचकर वो सामान लेकर घर आई और दरवाजा खोल के वो दोनों अंदर दाखिल हुई। रात के 10 बज रहे थे। दोनों बहुत थक गई थीं तो सो गईं। अगले दिन उसने अपनी क्लिनिक खोली तो एक औरत क्लिनिक खुली देखकर दाखिल हुई। अरे डॉक्टर ने जी, आप आ गए हो? परिचय उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जी जी, अब आ गई हूँ। आप यहाँ आ गई हो और पता है मलिक जवार आपको ढूंढने गए हैं। वो चौंकी। मुझे? पर तुम्हें कैसे पता? वो मेरा शौहर है ना, मलिक साहब के घर में काम करता है, उसने बताया मुझे। अच्छा अच्छा। वो औरत तो चली गई, मगर वो सोच में पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा, उसने दिल में कहा। जवार आज इस्लामाबाद आया था। परिचय को ढूंढता ढूंढता वो पागल हो गया था। उसके हुलिये को देखकर लगता ही नहीं था कि ये वो जवार है जिसके रोबो दबदबे से लोग डरते थे। कई कई दिन के पहने कपड़े, बिखरे बाल, बढ़ी हुई शेव, वो दीवाना सा हो गया था। वो पहुंचे ही थे कि उसके एक आदमी ने बताया
کہ परीक्षे गांव आ चुकी है। ये सुनते ही उसने वापस जाने का फैसला किया। साईं कुछ वक्त यहीं ठहर जाएं, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक। नहीं करीम, हम अभी के अभी वापस जाएंगे। पर साईं, हमने कहा है ना, उसने तहकम आमेज लहजे में कहा। जी साईं, जो हुक्म। वो जल्द से जल्द उसे देखना चाहता था। करीम, वो कब आई गांव? साईं, कल आई हैं। ठीक। वो गांव पहुंचा और उसके घर की तरफ गया। घर का दरवाजा बजाया। किसी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। परिशे, वो बेअख्तियार बोला, बेटा आप कौन हो? यहाँ यहाँ परिशे रहती थी। जी जी, मैं उसकी फूफो हूँ। तुम यकीनन जवार हो। जी जी माँ जी। परिशे कहाँ है? तुम क्यों पूछ रहे हो मेरी बच्ची का? क्या लगते हो उसके? फूफो मसनूई गुस्से से पूछा। वो फूफो उसका चेहरा देखने लगी। आओ अंदर आओ। वो जवार को लिए घर में आ गई और उसे तख्त पर बिठाया। हाँ अब बोलो। वो पहली बार किसी के सामने नर्वस हो रहा था। फुप्पो एकदम हंस पड़ी। आप हंस क्यों रही हैं? इसलिए कि परिशे मुझे सब बता चुकी है तुम्हारे बारे में। क्या सच में? हाँ। आपको कोई एतराज? मैं बहुत खुश रखूंगा उसे माँ जी। वो उनके कदमों में आ बैठा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। मुझे देखते ही मालूम हो गया था कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। शुक्रिया माँ जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूं। और खड़ा हुआ। बैठो बेटा, परिशे आती ही होगी। नहीं माँ जी, दामाद हूँ मेरे। ये माँ जी, आइंदा नहीं बोलना। वो खुश हुआ। जी फूफो, अब चलूंगा। वो चला गया। लेकिन फूफो मुतमईन थी कि अनजाने में सही एक अच्छा बंदा उनके परिशे का मुकद्दर बना था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही परिशे घर पहुंची। अरे आ गई परी बेटा। जी फूफो, तुम्हें पता है अभी कोई आया था? कौन? परिशे ने पूछा। मलिक जवार। क्या? सच सच फूफो, सवार सवार आए थे? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ बेटा, तुम सच कहती हो। वो बहुत अच्छा है। परीक्षे का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। तो आपने इन्हें क्यों नहीं बिठाया? मुझे मुझे फोन कर देती। अरे वो बस थोड़ी देर के लिए आया था। वो खामोश हो गई। जवार परीक्षे से नाराज था। वो चाहता था कि अब परीक्षे उसे मनाए। वो रोज फूफो से मिलने जाता और वहीं से होके आ जाता। परीक्षे से ना मिलता। परीक्षे को भी लगने लगा था कि वो उससे नाराज है। पर वो उसे मनाई भी तो कैसे? फूफो के यहाँ बहुत सी औरतों से दोस्ती हो गई थी। वो आज उन्हीं के साथ कहीं गई थी। परिशे ने आराम के लिए आज क्लिनिक से छुट्टी की थी कि दरवाजा बजा। परिशे ने दरवाजा खोला तो जवार खड़ा था। वो अंदर आया। फूफो कहाँ है? वो घर पे नहीं है। मैं बाद में आऊंगा। उसको देख के दिल को हद दर्जा सुकून मिला था, लेकिन नाराजगी भी अपनी जगह थी। आप कैसे हैं? जिंदगी में पहली बार उसने उससे इतनी आराम से बात की थी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? वैसे ही पूछ रही हूँ। ठीक, कहकर वो जाने लगा। बैठेंगे नहीं? तुम तो मुझे अपने सामने नहीं देख सकती और आज यहाँ बैठने का कह रही हो। वो शर्मिंदा हुई। जाता हूँ मैं, फूफो आए तो इन्हें बता देना। और चला गया। परिशा उदासी से उसे जाता हुआ देखने लगी। फूफो, जवाहर मुझसे नाराज है। रात को वो फूफो से बोली। तो बेटा मनाओ उसे। कैसे? मुझे क्या पता कैसे। शौहर है तुम्हारा, तुम जानो। वो उठ बैठी। पर फूफो, बेटा रिश्तों में ज्यादा दिन तक दूरियां नहीं आनी चाहिए, वरना फासले इन रिश्तों के दरमियान अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे भी हालात में तुम्हारा निकाह हुआ, बहरहाल वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे मोहब्बत करता है। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर वो नाराज है तो तुम उसे मनाओ। फिर काफी देर तक उसे समझाती रही और ठान चुकी थी कि अब वो उसे मनाकर ही रहेगी। इतने में घर का दरवाजा बजा। जवाहर अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था कि अम्मा चली आई। जवाहर पुत्र, जा जाके डॉक्टरनी को बुला ला। क्यों? खैरियत अम्मा? क्या हुआ? खैरियत तो है बेटा। अमार की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से बुखार है उसे और अब तो ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है उसकी। ओह, मैं अभी जाता हूँ अम्मा, आप परेशान ना हो। वो उठा और इन्हें तसल्ली देते चला गया। थोड़ी देर बाद वो परिशे के घर के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? परिशे की अंदर से आवाज आई। मैं जवार। परिशे का दिल बेतरतीब धड़का। उसने दरवाजा खोला। जवार अंदर आया। अरे जवार, आओ अंदर आओ, फूफो बोली। वो परिशे को नजरअंदाज करते अंदर आया। जी फूफो, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, अपनी कहो। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो ना बेटा। नहीं फूफो, फिर कभी। अमार की तबीयत ठीक नहीं है तो इनको लेने आया हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। उसने परिशे की तरफ इशारा करके फूफो से कहा। हाँ बेटा ले जाओ, आखिर को बीवी है तुम्हारी। फूफो ने फौरन इजाजत दी। इन मोहतरमा से भी पूछ लें अगर ये जाना चाहे मेरे साथ। मैं आती हूँ, कहकर वो कमरे में गई और जब आई तो उसके हाथ में बॉक्स था और अपने गिर्द काली शॉल लपेटे वो बहुत प्यारी लग रही थी। जवार फूफो से मिला और परिशे को लेकर बाहर आया। बैठो। जवार ने उसके लिए फ्रंट डोर खोला और वो चुपचाप बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पे आया और गाड़ी स्टार्ट की। परिशे ने उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे बात करने की। अब कुछ तो बोलना था ना। अमार को क्या हुआ है? उसने पूछा। खुद जाके देख लेना, कहकर वो फिर खामोश हो गया। परिशे को यकदम गुस्सा आया। पहले जब मैं बात नहीं करती थी तो वक्त बे वक्त मुझसे बात करने लग गए
لگی رہتی تھی، اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو موصوف کے مزاج نہیں مل رہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا۔ کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ چلو ایکسکیوز نہ صحیح، محبت کا اظہار ہی کر دے۔ بیٹھی رہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھے تھے۔ گاڑی حویلی پہنچی۔ پریشے اور زوار گاڑی سے اترے۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اماں اور ملک وجاہت چلے آئے۔ آئیں ڈاکٹرنی جی آئیں۔ وہ اس لیے عمار کے روم میں گئی۔ اس کو دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشے نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں اسے لکھ کر دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم سے دیجیے گا اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ پریشے نے ہدایت کی تو اماں بولی، شکریہ بیٹا، بہت بہت، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ کے اور بہت سے فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ زوار بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پر پریشے خجل سی ہو گئی۔ ارے زوار کیوں میری دھی کو تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے پریشے کو ساتھ لگایا تو پریشے حیرانی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نو۔ زوار اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اماں پریشے سے باتیں کرتے کرتے بولی، اور زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ زوار بولا تو پریشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشے بوکھلا گئی۔ اماں ہنس دیں۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ وہ اب تو کچھ بولے گی، پر نہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھا ہے میں نے، پھوپھو سے بھی مل لیجیے گا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھوپھو سو چکی ہوں گی، اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو۔ پریشے نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ وہ پتہ نہیں کیا اسے بلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی ہے، اور آج گھونگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھوپھو نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کر آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا اور پریشے کے گھر جانے لگا۔ دروازہ پریشے نے کھولا اور زوار کو دیکھتے ہی پریشے کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگے تھے۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا، پھوپھو اٹھی۔ ارے آپ بیٹھیں پھوپھو۔ سلام دعا کے بعد پھوپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ پریشے جاؤ جا کے چائے بناؤ، شوہر آیا ہے گھر پہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے لڑکی کو۔ پھوپھو نے اپنے کام میں لگی پریشے کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا اور وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کے لائی۔ چائے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھوپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھوپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بولی بول دیتا ہے پر نہیں۔ زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں مطلب وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں میں ایری گیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی۔ ایری گیری؟ میں ایری گیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پھوپھو چلی آئیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشے کلینک سے اٹھنے لگی۔ ملازمہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، اللہ زوار سائیں کو بھی زندگی صحت دے، سنا ہے ہسپتال میں ہے۔ پریشے ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہسپتال میں؟ آپ کو نہیں پتا بی بی جی، زوار سائیں کا دوپہر کو بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی ان کا۔ پریشے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہت خطرے میں ہے جی وہ۔ پریشے ایک دم چیئر پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازمہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ گھر چلیں۔ نہیں مجھے شہر جانا ہے۔ پر بی بی جی آپ کیسے؟ میں نے کہا نا میں نے ہاسپٹل جانا ہے، وہ چیخی۔ آنسو تواتر سے اس کے کانوں پر گرنے لگے۔ ملازمہ اسے بہلا کے گھر لے گئی۔ پھوپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا میری بچی، کیوں رو رہی ہے؟ رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا، میں نے ان کے پاس جانا ہے پھوپھو، ان کی حالت سیریس ہے۔ پھوپھو نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اوہ میرے خدایا، میرا بچہ، چپ ہو جا میری بچی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے۔ پھوپھو اسے تسلی دینے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشے نے پھوپھو کو جانے سے منع کر دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی تھی۔ میں آپ کو فون پر صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشے نے پھوپھو کو سمجھایا اور
ہسپتال چلی آئی۔ وہ وہاں پہنچی، زوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی، ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر پر وہ گاڑی سے نکل کر باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں بھی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کے بالکل ڈھہ گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں، آپ دعا کریں اللہ سے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئی۔ بابا سائیں کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان سے آ کے پوچھتی۔ ان کا دل پریشے کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں زوار کا آپریشن ہونا تھا۔ وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ملک وجاہت آگے بڑھے، پریشے بھی چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک صاحب، ملک زوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اگر اس کا علاج جلد سے جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشے نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت وہاں پڑی چیئر پر ڈھہ گئے۔ ملک وقار اور ملک امار یہاں ہاسپٹل میں زوار کے پاس ہی تھے۔ بابا سائیں، اماں اور پریشے کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد زوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی۔ بابا سائیں نے شہر جانے کی تیاری کی۔ حویلی سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشے کے گھر جانے کو کہا۔ اس لڑکی سے انہیں انسیت سی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہسپتال رہے، پریشے نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی اور پھر وہ زوار کی بھی پسند تھی، تو انہیں اب کیوں کر اعتراض ہونا تھا۔ پریشے کے گھر کے باہر گاڑی رکی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشے نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشے، بیٹا زوار کو ہوش آ گیا ہے، چلو گی؟ سچ؟ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر گئی۔ اپنا پرس اور چادر اٹھا کے باہر آئی۔ گھر کو لاک کیا۔ پھپھو لاہور چلی گئی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا تو وہ چلی گئی، مگر فون پر زوار کی خبر لیتی رہتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشے نے پوچھا، بابا سائیں، کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ خطرے سے تو باہر ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں اور وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کروائیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر سارا راستے وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتے رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ لوگ زوار سے ملنے گئے۔ وقار اور امار تو پہلے مل چکے تھے۔ زوار کو یوں لیٹے دیکھ کر بابا سائیں آگے بڑھے، پریشے بھی پیچھے آئی۔ بابا سائیں نے اسے پیار کیا۔ میرا بچہ، میرا شیر، کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا، زوار کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر پریشے کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کچھ نہ بول پتر، بس تو ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے تیرا باہر سے علاج کرانے کا، دیکھنا بہت جلد تو چنگا بھلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ زوار نے پریشے کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ زوار نے اس کی طرف اشارہ کیا اور پریشے اس کی دوسری سائڈ کھڑی تھی۔ بابا نے پریشے کی طرف دیکھا، جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا اور اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہمارے زوار کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشے انہیں دیکھنے لگی۔ میری دھی، اتنا حیران نہ ہو، زوار ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہیں تو کبھی جھکنا ہی تھا، اور زوار کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہیں، ایک بہو نہیں بیٹی بن کے ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا، اپنی پرواہ کیے بغیر۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا، زوار بولا، اوے اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے، اب تو میں نے کر دی تیرے دل کی مراد پوری، اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ وہ بولے تو پریشے بھی ہنس دی۔ زوار تو اس کی مسکراہٹ پر ہی فدا تھا، اب ہنسی پہ نہال ہو رہا تھا اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا سائیں انہیں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کریں ایسے گھور کیوں رہے تھے؟ پریشے بولی۔ زوار مسکراتا رہا۔ اب کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ اف، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ باہر آ گئی۔ پھر ان کا نکاح دوبارہ کیا گیا۔ پریشے نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پہ سہاگا کام کیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ناچے، اتنی چوٹوں کے باوجود کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا۔ اس دوران پریشے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک ماہ بعد وہ واپس آئے تھے۔ سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے، بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا تھا۔ پریشے اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشے بھی پوری حویلی کی لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔
وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی۔ اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا تھا۔ شام میں ولیمہ تھا۔ صبح پریشے کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلایا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں۔ پریشے نے رپورٹس چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار بیڈ پر بیٹھا، پریشے کبر کھول کر رپورٹس رکھنے لگی۔ یار تم تو آگے بیٹھو۔ جی آتی ہوں۔ وہ زوار کے پاس آ بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زوار بولا۔ جی، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشے اپنے بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے، تو کیا ہوا، وہ کل پہن لینا۔ کل بھی تو تم نئی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو، پر میرے لیے تو نیو ہی ہوگی نا۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشے دور ہوئی۔ زوار نے پھر اسے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پریشے میں چاہتا تھا تم میری دلہن بن کر میری راہ دیکھو۔ پریشے جھیپی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو لمبے بال بہت پسند تھے اور اس کے لیے ہی پریشے نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی، اب جاؤں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کرتی ہوں، اب جاؤں؟ پریشے نے جان چھڑائی۔ ایسے نہیں، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ پریشے نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشے مسکرائی۔ میں پریشے اپنی محبت کے حصار میں ملک زوار کو لیتی ہوں۔ کیا ملک زوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوار نہال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشے زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں، زوار سوچتے ہوئے بولا۔ اب زوار یہ چیٹنگ ہے۔ زوار ہنسا۔ کیا چیٹنگ ہے بھلا؟ سنو، وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ اب میرے ہو کے رہو۔ پریشے مسکرائی۔ اب آپ کی ہی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ زوار مسکرا دیا۔ آج پریشے اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشے نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اس سے مل چکے تھے تو زوار ملنے آیا۔ زوار اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری، تھینک یو مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کا بھی تھینک یو، پریشے بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والا ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشے اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری ہی رہے گی۔ پریشے نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ زوار نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور بولا۔ اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے، وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں۔ آپ اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، جیلس کیوں؟ بس میں یہ کہہ رہا ہوں تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشے نے مسکرا کے پوچھا۔ ماں بدولت، زوار بولا تو وہ ہنس دی۔ زوار بھی ہنس دیا۔ زوار اور پریشے نازاں تھے اپنی محبت پر۔ ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی۔ انہیں پتا تھا اب آنے والا ہر پل ان کی یہ خوشیاں بڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا۔